तो बीजेटीज जो हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ये बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन पावर साइड पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी वजह ये है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो करंट की कंडक्शन होती है वो मेजरली होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो मेजर करंट की कंडक्शन होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू होल्स पीएनपी में। तो इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उसमें होल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है पीएनपी में। तो मोबिलिटी ऑफ द होल्स इज लेसर देन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर द सेम फिजिकल स्ट्रक्चर साइज, आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इट इज़ फास्टर देन द पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसलिए हम जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर को अमूमन प्रेफर नहीं करते अनलेस कि हमें कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसके अंदर हमें पीएनपी की ज़रूरत लाजमी हो और हम उसको लगाना पड़े। अदरवाइज एनपीएन ट्रांजिस्टर ही हम प्रेफर करते हैं। और आप देखेंगे थ्रू आउट दिस डिस्कशन, दिस चैप्टर, हम देखेंगे कि हम एन मॉस हमेशा डिस्कस करते हैं, पी मॉस के ऊपर अभी तक एक भी बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर नहीं बना, आपने देखा होगा, नोट किया होगा। और जहाँ भी बीजेटी लगाते हैं वहाँ एनपीएन बीजेटी लगाते हैं। देखें आपको नज़र आएगा ऊपर जो इन्होंने साइक्लो इन्वर्टर्स वगैरह बना के दिखाए हैं, देखें इसमें भी एन मॉस लगा हुआ है, देखें पावर मॉसफेट एन मॉस है। यहाँ पर जो एरो देखें, एरो बाहर को निकल रहे हैं, इसका भी एरो बाहर को निकल रहा है, ये भी आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लगे हैं, कोई भी एप्लीकेशन देख लें, इधर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी एनपीएन, ये भी एनपीएन, ये यहाँ पर भी एनपीएन। तो पीएनपी नहीं लगाते, ये पी मॉस भी यूज़ करते और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी यूज़ नहीं करते अनलेस कि कोई मजबूरी ना हो। वो मजबूरी आज हम एक जगह देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। तो वो खैर वो आईजीबीटी में इस्तेमाल होता है, वो भी उसका इंटरनल बिल्ट इन स्ट्रक्चर है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है, डिवाइस बनती है, वो भी एक एनपीएन टाइप ही चीज़ बनती है। वो बाद में हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? आई होप सो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो माइक भी, तो कोई एक स्टूडेंट बस बता दें ताकि मैं तसल्ली से कंटिन्यू कर पाऊँ। यस सर, आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो तो ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की आपको पता चल गया कि सेम फिजिकल साइज के पर वो फास्टर होता है। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को उतने करंट रेटिंग का बनाना चाहें जितना कि सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर होगा आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर के। लेकिन जब डिवाइस की फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल साइज बड़ी होती है ना, तो वो फिर स्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ी सी उसकी स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन के करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग के हवाले से तो शायद बराबर हो सकता है, लेकिन उसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो फिर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर से कम ही रहेगी। तो इसलिए हम ये मैंने वजाहत इसलिए की कि आपको, ताकि पता चले कि हम एनपीएन को क्यों प्रेफर करते हैं। अच्छा, चूँकि हम पावर बीजेटी डिस्कस कर रहे हैं, पीछे पावर मॉसफेट डिस्कस करके आए थे, उससे पीछे पावर डायोड डिस्कस करके आए थे। तो पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर आई डायोड्स, उन सब में हमने ये देखा है कि वोल्टेज भी हायर होती है, करंट भी अमूमन हायर होता है, तो वोल्टेज रेटिंग भी हाई होती है। तभी तो हाई पावर एप्लीकेशन जितनी भी देखें आप, 11 kV, 132 kV, 500 kV, 700 kV, 750, 1 मेगा वोल्ट, ये सारे हाई वोल्टेज वाले ज़्यादा पावर कैरिंग होते हैं ना। तो इसमें करंट भी रीज़नेबली हाई होता है और वोल्टेज भी, ताकि ज़्यादा बल्क ऑफ पावर ट्रांसफ़र की जाए। तो हमें हाई वोल्टेज को स्विच करना होता है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो इसलिए हम एन नेगेटिव रीजन इंसर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो है ग्रेडियंट है उसको रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेस है विद इन द मटेरियल उसको रिड्यूस करता है। तो हम एन नेगेटिव रीजन बीच में इंसर्ट करते हैं, लाइटली डोप्ड। और ये इसमें भी एन नेगेटिव रीजन ये डला हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें ये एमीटर टर्मिनल है, यानी ये एमीटर है, ये टर्मिनल एमीटर है, ये सॉरी ये आपका एमीटर टर्मिनल है रेड कलर का, और पिंक कलर के जितने भी टर्मिनल्स हैं वो बेस टर्मिनल्स हैं, और लाइट ब्लू कलर का जो है वो आपका कलेक्टर टर्मिनल है।
लेकिन कलेक्टर किस चीज़ से मिलके बना है, एन और एन नेगेटिव रीजन। सो एन नेगेटिव रीजन इज प्रेजेंट टू इंक्रीज द ओवरऑल डिवाइस ब्रेक डाउन वोल्टेज रेंज। ठीक है जी, इसको हमें डालना पड़ता है और हमें डाला हुआ है। अच्छा एक एक जो ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, उसके 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, बल्कि एक चौथा मोड होता है जिसमें हम ऑपरेट नहीं करवाना चाहते, जिसको ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। तो उस रीजन में हम, या 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन कह लें, मोड्स ना भी कहें तो फोर्थ रीजन होता है ब्रेक डाउन, जो कि जिस रीजन में हमने जाना नहीं होता, तो एक तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो हम उधर नहीं जाना चाहते। तो जो 3 ऑपरेटिंग रीजन हैं, जिसमें एक बीजेटी, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन बीजेटी ऑपरेट कर सकता है, पीएनपी भी कर सकता है उसमें, लेकिन हम एनपीएन के हवाले से बात करेंगे। तो उसमें पहला होता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ रीजन वो वाला रीजन होता है जिसके अंदर बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एरो वाली साइड एमिटर हो गई, दिस इज द कलेक्टर और दिस इज द बेस। ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि जी ट्रांजिस्टर कट ऑफ कब होता है, जब बेस कलेक्टर जंक्शन एंड बेस एमिटर जंक्शन दे आर रिवर्स बायस। जब ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं तो फिर हम कहते हैं ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ मोड, यानी कि करंट कलेक्टर से अच्छा, जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो समझता है कि करंट यहाँ से पास होके इधर से एमीटर से गुजर के ग्राउंड में चला जाएगा, बिकॉज एमीटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द ग्राउंड और लोअर टर्मिनल एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स साइड। ठीक है जी। तो ये स्विच है, स्विच के 2 टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक सी टर्मिनल है और एक ई टर्मिनल है। कलेक्टर और एमीटर जो है वो आपके ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल्स हैं, जिनको जब आप ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाता है तो आपका जो है वो ट्रांजिस्टर हम कंसिडर करते हैं कि वो ऑन हो गया, और जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो हम ये कहते हैं कि जी कलेक्टर और एमीटर ओपन सर्किट है। तो जब ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो जाता है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि उसके कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस वोल्टेज सारी की सारी अपीयर हो जाती है। जब ऑन होता है तो ज़ीरो हो जाती है और जब ऑफ होता है तो सारी की सारी वोल्टेज अपीयर हो जाती है। फॉर एग्जांपल VCE जो है, ये वो वोल्टेज है जो स्विच के अक्रॉस यहाँ पर अपीयर होनी है, प्लस और माइनस के दरमियान। ये कब होगी, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। और जब ऑन होता है तो आपको पता है जब स्विच ऑन होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाती है, तो इसलिए जब स्विच ऑन होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होगी, यानी VCE जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ का आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो स्विच के वोल्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, कलेक्टर और एमिटर। ये आपको पता, जैसे एक स्विच है, ये स्विच है, तो इसका एक टर्मिनल का नाम हम सी दे देते हैं और दूसरे का नाम ई दे देते हैं। तो जब ये स्विच ओपन होगा तो सारी की सारी वोल्टेज प्लस और माइनस यहाँ अपीयर हुई होगी, और जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो यहाँ 0 वोल्ट्स आ जाएंगे, इसके क्रॉस 0 वोल्ट्स आ जाएंगे। तो यही बात हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है कि कलेक्टर और एमीटर आर बेसिकली द स्विचिंग टर्मिनल्स, और स्विच को कंट्रोल कौन करता है, बेस टर्मिनल। बेस को जब हम करंट थोड़ा सा देंगे ना तो कलेक्टर में से ज़्यादा सारा करंट पास होना शुरू हो जाएगा, यानी इसको सिर्फ इशारा देना होता है, सिग्नल देना होता है कि भाई ऑन हो जाओ। तो सिग्नल तो हम किसी माइक्रो कंट्रोलर से भी दे सकते हैं, बड़ा ट्रांजिस्टर है तो किसी हम बेस ड्राइवर सर्किट से हम बना के तो उसको करंट को एम्पलीफाई करके दे सकते हैं, क्योंकि बड़े ट्रांजिस्टर को ज़्यादा बेस करंट चाहिए होता है टू इफेक्टिवली टर्न ऑन। तो कलेक्टर और एमीटर बेसिकली आपका 2 टर्मिनल्स हैं जिनके दरमियान वोल्टेज ने ड्रॉप होना होता है जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और जब बेस करंट हम रिमूव कर देते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये आपने जहन में बिठा लेना है, क्योंकि यही चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी फिलहाल तक। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर ऑन कब होता है, उसके लिए कंडीशन क्या। अच्छा, इस ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ये आपका एन रीजन है, ये आपका एन रीजन है जनाब, और ये आपका पी रीजन है, बेस वाला, और ये एन रीजन है। वन ऑफ द एन रीजन इज नोन एज कलेक्टर, अदर एन रीजन इज नोन एज एमिटर, एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज बेस। अच्छा, अब आप देखें कि ये 2 डायोड्स बना रहा है, एक ये पीएन जंक्शन डायोड बनता है बेस और कलेक्टर के दरमियान, और एक ये पीएन जंक्शन डायोड बनता है बेस और एमिटर के दरमियान। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये इस तरह से आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से लगेगा कि एक डायोड यूं है,
दूसरा डायोड यूँ है, तो ये आ गई एमीटर, ये आ गया कलेक्टर और ये आ गया बेस। वैसे दो अलग अलग डायोड्स को जोड़ दिया जाए, 1000 से आप 1N4007 ले लें, दो अदद, और उनको इस तरह जोड़ दें तो ट्रांजिस्टर नहीं बनेगा वो, क्योंकि उनका पी टाइप आपस में शेयर्ड नहीं है। इसमें तो देखें ना, ये एन इस पी के साथ शेयर्ड है और ये एन इस पी, तो पी जो है ना वो एक कॉमन शेयर टर्मिनल है, तो इधर तो पी टाइप शेयर नहीं, ना तो मेटल लीड्स हैं जो कनेक्टेड है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली तो ये आपको सर्किट सही नज़र आएगा, इलेक्ट्रिकली ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट अ ट्रांजिस्टर। अगर आप दो डायोड्स को अलग बाजार से खरीद के जोड़ दें तो वो ट्रांजिस्टर नहीं बनेगा वो। आप इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो होगा, लेकिन उसमें कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने बेस को, अपने ख्याल में बेस को करंट तो दे दिया, लेकिन दो डायोड दिए, ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस होगा, तो इसलिए वो ऑपरेशन जो ट्रांजिस्टर वाला होता है वो ऑपरेशन नहीं होगा। बहरहाल समझाने के लिए ये इसका बिल्कुल सही सर्किट है कि दो पीएन जंक्शन कैसे डायोड नजर आ रहे हैं, उसको मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें क्या कहता है ऑथर के ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, चौथे में हम जाते नहीं, वो ब्रेक डाउन रीजन है, उसमें हम नहीं जाते। तो पहला है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये है कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान कोई राब्ता नहीं है, यानी करंट इधर से इधर फ्लो नहीं कर सकता, ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो उस वक्त हमारा बेस एमिटर जंक्शन, हमारा जो बेस एमिटर जंक्शन है वो भी, और बेस कलेक्टर जंक्शन ये भी, ये दोनों क्या है जी, रिवर्स बायास्ड है। इसको हम कहते हैं कट ऑफ मोड। फिर दूसरा मोड कौन सा है, वो है ऑन, टर्न ऑन मोड, जिसमें ट्रांजिस्टर ऑन होता है। उसमें हम कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायास है और बेस एमिटर जंक्शन भी जब फॉरवर्ड बायास होता है तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर अब ऑन है। और इसका जो टेक्निकल नाम है उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में या सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। पहला रीजन था कट ऑफ जिसमें दोनों रिवर्स बायास थे, दूसरा रीजन है सैचुरेशन रीजन जिसमें दोनों फॉरवर्ड बायास थे, और इसमें ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एज अ स्विच, यानी ऑन हो चुका है, पहले ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, अब ऑन स्विच की तरह। एक तीसरा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में कंडीशन ये होती है कि बेस एमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायास होता है, बट बेस कलेक्टर जंक्शन वो रिवर्स बायास होता है। तो उस वक्त ट्रांजिस्टर ना पूरा ऑन होता है ना पूरा ऑफ होता है, एक रेजिस्टिव बिहेवियर देता है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल मैकेनिकल स्विच जिस स्टेट में ऑपरेट नहीं कर सकता। नॉर्मल स्विच तो एक तो ऑन होगा या पूरा ऑफ होगा, बीच की स्टेट में ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये जो बीच की स्टेट में ऑपरेट कर रहा है वो तब करेगा जब कलेक्टर की वोल्टेज ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगी प्लस प्लस, और बेस में कम वोल्टेज होगी, तो जाहिर बात है ये डायोड रिवर्स बायास होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायास होगा और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायास होगा, तो उस वक्त ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा। अब एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई होती है, करंट भी उसमें रीजनेबल गुजर रहा होता है, तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये वाली रीजन जो है ना एक्टिव रीजन एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल होती है, जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। हमने एम्पलीफायर के तौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ नहीं करना, हमने यूज़ करना है एज अ स्विच, कब या तो कट ऑफ रीजन में होंगे या हम सेचुरेशन रीजन में होंगे। तो ये समझना, कलेक्टर जंक्शन एंड बेस एमिटर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस होंगे, और सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने के लिए, पूरी टर्न ऑन रीजन में ऑपरेट होने के लिए हमें दोनों को फॉरवर्ड बायस करना ज़रूरी है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं वापस इसको मेन डायग्राम की तरफ। तो बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड आल्सो बी फॉरवर्ड बायस, तभी जाके हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा। और जब यहाँ रिवर्स बायस है और नीचे फॉरवर्ड बायस है बेस एमिटर, तो तभी एक्टिव रीजन में होगा जिसमें हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेट नहीं करना। और अगर ये भी रिवर्स बायस है और ये भी रिवर्स बायस है, दोनों रिवर्स बायस है, तो फिर हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है। ठीक हो गया, ये तीनों मोड्स आपको अब समझ आ जाने चाहिए, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको रिपीटेटिव ऑर्डर में बता दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ट्रांजिस्टर का डायग्राम है बेसिक, इसमें ऑपरेट कैसे करता है ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जैसे मैंने पहले ऊपर बनाया था इस तरह का एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एन है और ये पी है और ये दोबारा एन है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ नहीं होता, होता है इसमें भी, ऊपर एन है, फिर बीच में सैंडविच पी है और फिर नीचे दोबारा एन है, इसमें भी यही कुछ होता है।
लेकिन उस तरतीब से नहीं होता। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें हमने उस डिज़ाइन ऐसे ऑप्टिमाइज करना होता है कि हीट जो जनरेट हो वो अच्छे तरीके से निकल जाए कलेक्टर बॉडी से। और दूसरा हमने ये देखना होता है कि करंट जो है ना ज़्यादा सारा रेजिस्टिव रीजन से, यानी सेमी कंडक्टिव रीजन से पास ना हो, बल्कि हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जगह जगह पर देते हैं ताकि करंट इवनली सेमी कंडक्टर से हम कलेक्ट कर सकें और फीड कर सकें। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि छोटा सा बेस यहाँ पर है, फिर ये बेस का टर्मिनल यहाँ से यूं जंप करके ये इधर दोबारा ये बेस टर्मिनल है। तो यानी अगर अकेला एक तरफ एमीटर होता पूरा और एक तरफ बेस होता तो बेस का करंट इधर तो चला जाता करीब में, उधर जाने के लिए इसको इस पूरे रेजिस्टिव रीजन से करंट को पास होके पूरे इस एमीटर के इस रीजन पे भी जाना पड़ता। तो एमीटर के इस रीजन तक करंट पहुंचते हुए आपका बीच में काफ़ी सारा रेजिस्टिव पाथ पास करके गुजरना पड़ता। और अगर हम सिंपली जैसे ये वाला एमीटर इस रीजन को पूरे को एमीटर कह दें, कहें जी ये सारा एमीटर है, और इधर हम इस रीजन को बेस का रीजन कह दें और ये पी हो सारा रीजन, तो फिर वही बात है कि ये सिर्फ करंट इधर इधर से इधर तक तो करंट इजीली फ्लो करेगा। बेस से एमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होगा तो बेस से एमीटर में करंट इधर से इधर तक जाएगा। लेकिन जो दूर दराज के एमीटर के रीजन हैं वहां पर ये पी टाइप से करंट जाके उधर तक जाने की जहमत नहीं करेगा, सारा करंट इसी जगह से एंटर होगा और ये जगह हीट अप हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी जो बेस रीजन हैं उनको मल्टीपल इंस्टेंसेस से हम एंटर करते हैं ताकि करंट इधर से भी फीड हो सके, बेस करंट इधर से भी फीड हो सके, इधर से भी फीड हो सके, इधर से भी फीड हो सके, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हर जगह आपको जा सके। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया। लेकिन आप एक चीज़ देखें, इसमें वही बात है कि सबसे पहले कौन सा रीजन है? सबसे पहले है एन रीजन, दिस इज द एन रीजन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के एन रीजन हो गया। उसके बाद ये कौन सा रीजन है? ये बीच में पी रीजन आ गया, ठीक है। और दोबारा फिर थर्ड रीजन कौन सा है? एन रीजन। तो क्या हुआ? एन पी और एन, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर यहाँ से आपका बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि एनपीएन इसकी शेप कैसे बनती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की? जी यस बेटा बताएं, बता के मैं आगे चलूँ। ठीक है। सर, असल में तो आपकी स्क्रीन एनपीएन ट्रांजिस्टर लैग आ रहा है इसमें स्क्रीन में। सर आपकी आवाज़ पहले आ रही है और बाद में वो ड्रॉ रहा है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन। चले मतलब फिलहाल तक जो मैंने बात कन्वे की, आई होप सो उसमें इतना कोई लैग आ भी जाए तो कंसर्न नहीं है कि मैं आपको एरो से उसमें यही बताना चाह रहा था कि मीटर के साथ जो एन है वो एक एन है, और जिसके साथ कनेक्टेड है वो पी। बेटा माइक म्यूट करके। तो म्यूट ऑल मुझे खुद करना पड़ता है, आप लोग अपना म्यूट करके बोलना कह रहे ना घर में। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि ये आपका बेस रीजन है, सॉरी ये आपका एमीटर रीजन है। उसके बाद ये रेड कलर का बेस रीजन आता है जिसको पी टाइप हम कहते हैं, ये पी टाइप रीजन आ गया। और फिर दोबारा उसके बाद ये एन रीजन आ गया। एन में दो किस्म के रीजन है, एन नेगेटिव और एन। तो ओवरऑल एक एन ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपको ब्लू कलर का एन रीजन नजर आ रहा है, रेड कलर का पी रीजन आ रहा है और पिंक कलर का दोबारा एन रीजन नजर आ रहा है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। अच्छा, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेजेस आती हैं कलेक्टर और एमिटर के दरमियान, वो वोल्टेजेस आपकी कहाँ अपीयर होती है? स्विच की तरह कोई मुझे बताए। वो जब स्विच ऑफ होता है तो सारी की सारी वोल्टेज कहाँ अपीयर होती है? बेस और कलेक्टर के दरमियान, बेस और एमिटर के दरमियान, या एमिटर और कलेक्टर के दरमियान वोल्टेज? कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। तो यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो डिवाइस ने बियर करनी है, जैसे आपने बताया कि वो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ही अपीयर होनी है, ठीक हो गया। वी हैव टू मेक आवर ट्रांजिस्टर सच दैट इट कैन बियर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर और एमिटर। सबसे डेंजरस वोल्टेज जो आएगी, जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज जिसमें पॉसिबली आ सकती है, जब ट्रांजिस्टर ऑफ हालत में होगा। ऑन हालत में तो नहीं आती, जाहिर बात है। ऑन हालत में तो ट्रांजिस्टर वैसे ही क्लोज टू शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज आइडियली स्पीकिंग जीरो हो जाती है। तो ये बात हम कर रहे हैं कब की? जब ट्रांजिस्टर फुली ऑन हो, जब ट्रांजिस्टर फुली ऑन हो जाता है
तो उस वक्त कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेज नहीं होती। जब फुली ऑफ होगा उस वक्त की हम बात कर रहे हैं कि जब ट्रांजिस्टर फुली ऑफ होगा तो उसके कलेक्टर और एमिटर मैक्सिमम वोल्ट है हमारा, फायदेमंद है क्या, वो भी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ही आ रहा है। तो देखें आपको नजर आ रहा होगा कि ये एमिटर रीजन है, ये कलेक्टर रीजन है, तो वोल्टेज कहाँ अपीयर हो रही है, एमिटर और कलेक्टर के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पॉइंट्स के दरमियान आएगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए एन नेगेटिव रीजन किस में एग्जिस्ट करता है, कलेक्टर और एमिटर के बीच में। ठीक है, वो पी रीजन भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एमिटर और कलेक्टर के दरमियान हमारी पूरी की पूरी वोल्टेज आ रही है और उसमें एन नेगेटिव रीजन एग्जिस्ट करता है, विच इज सेपरेटिंग दीज एंड दीज टर्मिनल्स। बीच में एन नेगेटिव रीजन का मकसद ही यही होता है ना कि डिस्टेंस बढ़ा दे, फिजिकल डिस्टेंस, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वो रिड्यूस हो जाए। तो ये बात हमने देख ली। अच्छा, बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज कितनी होती है जब ट्रांजिस्टर ऑन हो या ऑफ हो, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, बताइएगा, जल्दी बताइएगा ताकि हम आगे चलें। बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना होता है। तो फॉरवर्ड बायस डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है 0.7 सर। जी। तो इसकी वोल्टेज बेचारे की 0.7 0.8 ही हो सकती है, ठीक है। इस 0.7 या बहुत ज्यादा किसी ने बेस करंट दिया हुआ है तो 0.8 वोल्ट हो सकती है। तो बेस एमिटर वोल्टेज तो बहुत थोड़ी है, तो इसलिए आप देखेंगे कि बेस और एमिटर के दरमियान कोई एन नेगेटिव रीजन नहीं है। इनके आपस में जो राब्ता है, इस राब्ते को, इसमें जो करंट का फ्लो है एन नेगेटिव, बेस और एमिटर के दरमियान जो करंट का फ्लो है उसमें कोई एन नेगेटिव रीजन नहीं है आ रहा, और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके दरमियान वोल्टेज क्या है, बहुत थोड़ी है। समझ गए बात को यहाँ तक। जी बताएं, यस समझ गए। यस सर। चलो, अब मैं एक सर्किट बनाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का एमीटर है जिसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ये हमारा आर लोड रेजिस्टेंस है और ऊपर ये हमारी एक VCC पावर सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है। और ये हमारा बेस को लिमिट करने वाला रजिस्टर है। उसके बाद बैटरी है और ये, अच्छा ये ग्राउंड में लगाऊं ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है जी। अच्छा, ये है VB। अच्छा, अब आप देखें कि ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये सैचुरेशन मोड में है। यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हमने ऑन किया हुआ है ना। और आर भी इतना है कि बस, इतना ज़्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं है कि हमें रीजनेबल बेस करंट इसको सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन है। कलेक्टर ये हो गया, एमीटर ये हो गया, तो जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन है और ट्रांजिस्टर में से यहाँ से यूँ करंट फ्लो कर रहा है। मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या कलेक्टर की वोल्टेज, जिसको हम VC कहते हैं, VC इज द वोल्टेज एट द कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कलेक्टर के पॉइंट पे जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम VC कहते हैं। और VCE क्या होता है, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान बस वोल्टेज हमने देखनी है, यानी इन दो पॉइंट्स पे हमने वोल्टेज देखनी है सिंपली। इसको हम कहेंगे VCE। और जो विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल सर्किट ग्राउंड होता है उसको हम कहेंगे VC। दिस इज VC, दिस इज VCE। इस केस में हमारा VC इज इक्वल टू VCE बेसिकली, क्योंकि हमारा एमीटर ग्राउंड है, ऑलरेडी एमीटर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसलिए हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो वही है जो हमारा पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमीटर है, क्योंकि एमीटर भी तो ग्राउंड हुआ है ना बेसिकली। तो इसलिए VC इज इक्वल टू VCE। तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे VC का पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द वोल्टेज VC considering the transistor is acting as an ideal switch। जी, equal to what volts, मैक्सिमम और मिनिमम क्या आप कह सर सकते हैं।
जी बोले, आवाज आपकी मॉर्फ होके आ रही है, माइक से थोड़ा मुंह दूर करके बोलें सर जवाब दें जी। वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ICRL, इसमें मैंने RL लगाया आई हुआ आर। है। हाँ जी, IR, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपने मैथमेटिक्स बता दी कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो VCC में से मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर लूंगा तो मुझे VC मिल जाएगा। मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, बट मुझे चाहिए एक इंट्यूटिव आंसर, एक ओवरऑल इंस्पेक्शन वाला आंसर, कि आप क्या समझते हैं कि VC की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इतना बता दें। जब ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग है, इधर 0.7 वोल्ट्स आ रहा है और इसको इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है और इधर से भी करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो VC विल बी मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम सर। मिनिमम। मिनिमम। और आइडियल केस में जब ट्रांजिस्टर फुल स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा है तो VC विल बी इक्वल टू वीसीसी 10 वोल्ट्स। नहीं बेटा, जब ट्रांजिस्टर इक्वल टू जीरो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। इक्वल टू जीरो, बिल्कुल 0 वोल्ट, जब पूरा फुली स्विच की तरह ऑन हुआ है, तो ये जो ग्राउंड यहाँ पर था बेसिकली वो ग्राउंड इधर भी एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पर VC क्या होगा, 0 वोल्ट होगा जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो आपने एक चीज ये ज़हन में रखनी है, इस सारे डिस्कशन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि व्हेन वी अप्लाई बेस करंट द कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप्स, ये ज़हन में रखना है। वाई ड्रॉप्स? बिकॉज जब इसको कोई करंट नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रेक दिस वायर, नाउ IB is equal to 0, we are not supplying any base current to the transistor। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन collector and emitter, and this is open, transistor is open now, not acting as a switch, closed switch, rather it is acting as an open switch। तो अब बताएं VC की वैल्यू क्या होगी, अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं, 0 होगी, 10 होगी, बीच में कोई वैल्यू होगी? 10 होगी करंट सर, फ्लो नहीं, ओपन स्विच है। 10 होगी। जी 10 होगी। तो अब आपको पता चला कि ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो पूरी की पूरी वोल्टेज इधर आ जाएगी, या दूसरे मानों में अगर VCE कहा जाए तो VCE भी 10 ही होगा। इस केस में VCE विल बी इक्वल टू 10, बिकॉज हमारा इस सर्किट में VC इज इक्वल टू VCE। अगर मैं यहाँ रजिस्टर डाल दूँ ना, RE डाल दूँ फॉर एग्जाम्पल, एक रजिस्टर RE डाल दूँ, तो इस रेजिस्टेंस की प्रेजेंस से अब ये दोनों इक्वल नहीं रहे, VC इज नॉट इक्वल टू VCE, क्योंकि इसकी VC इज इक्वल टू VRE प्लस VCE, इन दोनों को जमा करेंगे ना फिर VC के बराबर हम पहुंचेंगे। तो उस वक्त ऐसा होता, लेकिन इस केस में हमारा चूंकि एमीटर ग्राउंड है ऑलरेडी, तो इसलिए हम कहेंगे VCE इज इक्वल टू VC। तो बहरहाल इस सारी डिस्कशन से हमने क्या हासिल किया कि व्हेन वी डू नॉट सप्लाई एनी बेस करंट टू द ट्रांजिस्टर, transistor acts as an open switch and the voltage on the collector terminal is highest and usually equal to the source voltage, and conversely when we supply the base current to the transistor, which means IB is not equal to 0, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये, when we are supplying then VC is lowest, आइडियल केस में 0 होगा और प्रैक्टिकल केसेस में लोएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट्स ड्रॉप आता है, 0.5 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड द लोडिंग। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 पॉइंट VC मैं लिख दूँ, इट विल बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स मैक्सिमम, तो इधर 0.5 वोल्ट आएगा इस जगह पर। ठीक है जी। तो अच्छा, ये सारी डिस्कशन अब हो गई। अब मैं इससे जो इन सारे डिस्कशन को बताने के बाद, आपको ये भी बताने के बाद, ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है तो उसका कलेक्टर वोल्टेज गिर जाता है। याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन कंडक्शन मोड कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप्स। नाउ आप पिछली बात को याद करें, मैंने कहा था कि बेस एमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन कंडक्शन स्टेट और इन ऑन स्टेट। तो वो कैसे होता है, देखें जब ट्रांजिस्टर शुरू में ऑफ था और कोई बेस करंट अप्लाई नहीं हुआ था, तो VC was maximum and that was at 0। ठीक है, ये 0 पे था एमिटर टर्मिनल और VC मैक्स था। ठीक हो गया। अब हमने क्या शर्त रखी हुई है ट्रांजिस्टर के उसमें जाने की, सैचुरेशन यानी ऑन होने की कंडीशन और सैचुरेशन एक ही बात है। उसमें क्या कंडीशन है कि दोनों जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन, दोनों बोथ शुड बी फॉरवर्ड बायस।
तो अब उसको फॉरवर्ड बायास करने के लिए हमारे पास जो पहला काम है हमारे जो कंट्रोल में है वो है बेस एमिटर जंक्शन। तो बेस एमिटर जंक्शन को हम सिग्नल दे देंगे, हम कहेंगे भाई इसको सिग्नल दे ताकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायास हो। तो आधा काम तो हमने कर लिया कि बेस एमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायास कर दिया, लेकिन कलेक्टर अभी मैक्सिमम पे था, अभी 10 पे कहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायास हुआ तो कलेक्टर की वोल्टेज गिरना शुरू हो गई। गिरते 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 जब ये फॉर एग्जांपल 0.2 वोल्ट्स पे आ गई, तो यहाँ पर तो आपको पता है 0.7 है, यहाँ पर प्लस 0.7 है, यहाँ जो है वो यहाँ प्लस 0.7 है, यहाँ प्लस 0.2 है। बताएं क्या बनेगा? बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? जी फॉरवर्ड हो गया सर। फॉरवर्ड बैश। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस होगा। यानी कि अब शुरू में हमने क्या करना है, हमने हमने पहले जो इसको ऑन करना, तो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। थोड़ा टाइम गुजरेगा, करेक्टर की वोल्टेज ऑन होने की वजह से गिरती जाएगी गिरती जाएगी, गिरते गिरते जब 0.2 पे आएगी, उससे पहले पहले जब यहाँ 0.7 था ना, इधर जब जब यहाँ पर जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 अभी गिरते गिरते 0.8 पे आ गई, सॉरी यहाँ नहीं इस जगह पर, यहाँ पर वोल्टेज गिरते गिरते फॉर एग्जांपल 0.8 वोल्ट पे आई, और यहाँ पर फिक्स्ड 0.7 वोल्ट्स है। तो अभी भी बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, अभी भी कलेक्टर वोल्टेज नीड्स टू ड्रॉप फर्दर। तो वो 0.8 से 0.7 पे आएगी ना, जब कलेक्टर वोल्टेज जब यहाँ 0.7 वोल्ट्स आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि अब जो वोल्टेज है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चुका है। अब जो है ना क्या इसे कहते हैं, अब इसके बाद जैसे ही कलेक्टर की वोल्टेज फर्दर ड्रॉप होगी, जैसे 0.6 हो गई, तो प्लस 0.1 वोल्ट का फॉरवर्ड वोल्टेज आना शुरू हो गई। अब डायोड जो बेस कलेक्टर जंक्शन वाला डायोड है, नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स बीइंग फॉरवर्ड बायस। और जब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि बेस कलेक्टर जंक्शन इज नाउ फॉरवर्ड बायस एंड बेस एमिटर जंक्शन इज ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन को तो हमने पहले से ही फॉरवर्ड बायस करके रखा हुआ था, जिसकी असर की वजह से करेक्टर की वोल्टेज भी ड्रॉप हुई और अल्टीमेटली बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आपको समझ आया कि बेस कलेक्टर जंक्शन बाद में फॉरवर्ड बायस होता है, बेस एमिटर जंक्शन पहले फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? बेस एमिटर जंक्शन हम खुद करते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन जब ट्रांसफर ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब हमने समझना है इस बात को समझने के बाद अब हमने देखना है कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कैसे होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ही तो वो चीज़ है जिसको हम वो करना चाहते हैं, क्या उसे कहते हैं, देखना चाहते हैं कि बीजेटी में कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन किस तरीके से हो रही होती है। देखें आप इस इसी ट्रांजिस्टर की डायग्राम को इस पे रिलेट करें, क्योंकि यू नो हाउ दिस ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स, बेस कलेक्टर और बेस एमिटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस। अब पहले देखें, जब मैंने इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि बेस को करंट सप्लाई किया जाए। मैं अगर इसका इक्विवेलेंट यहाँ बनाऊं तो इस तरह बनेगा, यहाँ पर बेस को मैं क्या दूंगा, एक ये ग्राउंड हो गया नीचे, इसको मैं यहाँ आर बी की मदद से करंट सप्लाई करूंगा, आर बी, ठीक है। और एमीटर को मैंने क्या किया हुआ है, ग्राउंड। और कलेक्टर को मैंने क्या देना है, ये VCC है और ये RL है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये वही सर्किट है, दोनों बराबर हो गए हैं। अब देखें कलेक्टर के साथ RL लगा हुआ है और साथ में VCC है, ठीक है जी। और RB जो है वो VB है, इसको हम VB कहते हैं। तो VB जो है वो RB के थ्रू बेस को करंट सप्लाई कर रही है, और बेस से करंट क्योंकि P को प्लस मिला हुआ ना, दिस इज द प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। तो आपका बेसिकली करंट कैसे फ्लो हो रहा है बेस में से, कि यहाँ प्लस से करंट गया, इधर से गया, और P को आपने प्लस अप्लाई किया और N को आपने नेगेटिव यानी ग्राउंड अप्लाई किया, तो करंट विल पास थ्रू दिस N टाइप डायोड एंड विल गो टू द ग्राउंड। तो इस तरह हमने बेस एमिटर जंक्शन क्या कर लिया जी, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? तो फॉरवर्ड बायस्ड। जी, या हमने फिर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर दी, बिकॉज दिस इज द बेस रीजन, दिस इज द एमिटर रीजन। तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ। तो जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, व्हाट विल हैपन टू द कलेक्टर वोल्टेज, जो कि पहले वीसीसी पे पड़ी हुई थी क्योंकि ओपन था ना। तो जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, सॉरी, एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज जो है VCE, इट इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स द कलेक्टर वोल्टेज, द वोल्टेज एट द कलेक्टर टर्मिनल विल ड्रॉप फ्रॉम VCC एंड विल प्रोपगेट टुवर्ड्स जीरो। ये गिरना शुरू हो जाएगी वोल्टेज इसकी। तो जब एक टाइम आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल था 0.7 वोल्ट्स, वो तो फिक्स ही है, एमिटर ऑलरेडी 0 वोल्ट से पड़ा हुआ है बिकॉज उसको हमने ग्राउंड से कनेक्टेड है किया हुआ है। कलेक्टर की वोल्टेज जब गिरते गिरते 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट्स पे आएगी, तो अब आप मुझे बताएं कि पहले तो बेस एमिटर जंक्शन तो पहले ही फॉरवर्ड बायस था ना, शुरू से ही हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया था विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्स। अब मुझे बताएं कि क्या बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है या नहीं? इधर 0.7 फॉरवर्ड वोल्ट है, इधर 0.2 है, बिल्कुल। तो बेस 0.7 पे है और कलेक्टर पहले तो कलेक्टर रिवर्स बायस था जब यहाँ VCC था 0.2 की जगह पर। लेकिन जैसे ही मैंने बताया गिरते गिरते वोल्टेज 0.2 तक गिरी, क्योंकि ऑन हो रहा था ना बेस एमिटर जंक्शन को सिग्नल अप्लाई करने से ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था, जिसकी वजह से कलेक्टर वोल्टेज गिरते गिरते 0.2 पर चली गई। तो जैसे ही 0.2 पर गई तो बेस एमिटर जंक्शन भी, सॉरी, बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो गया। अब हम कहेंगे हमारा ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड, नाउ टर्न्ड ऑन, फुली टर्न ऑन हो चुका है। तो ये दोनों जंक्शन अब फॉरवर्ड बायस हो गए। अब आप देखें कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो P और N नेगेटिव रीजन वाली बात आप याद करें जब हम डायोड पढ़ रहे थे। तो जब P और N फॉरवर्ड बायस होता है तो P से होल्स होल्स जो हैं, जो यहाँ मेजॉरिटी पे हैं, वो उठ के N नेगेटिव रीजन में आ जाएंगे, क्योंकि P और N नेगेटिव रीजन अब फॉरवर्ड बायस, अभी हमने बताया कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसमें जब होल्स आ जाएंगे इसमें इस रीजन में, तो N नेगेटिव की जो हाई रेजिस्टेंस थी वो अब क्या हो जाएगी, अब उसकी हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी कंडक्टिविटी मॉड्यूलेट हो जाएगी और N नेगेटिव विल बिकम अ गुड कंडक्टर लेटर ऑन। शुरू में नहीं हो रहा, जब आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑन हो रहा था उस वक्त कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, लेकिन जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ तो उसने कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन को बेहतर कर दिया, क्योंकि अब P और N जंक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हुआ पड़ा है और बेस से होल्स N नेगेटिव रीजन में आ रहे हैं। ठीक है जी, पहले यहाँ क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो भी आए थे, इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन जमा हुए थे बेस को करंट सप्लाई करने के बाद, जब आप ये करंट सप्लाई करते हैं ना बेस को, तो उसका असर क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कैरियर्स आ जाते हैं ड्यू टू द बेस करंट, बेस इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं, यानी कलेक्टर का मतलब ये वो कलेक्ट कर लेता है, सक कर लेता है। वो कलेक्टर जो है ना अपने प्लस टर्मिनल की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से सक कर लेता है। तो जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर से निकल के बेस रीजन से निकल के कलेक्टर में आ गए, तो बेसिकली वो कलेक्टर करंट बन जाता है ना IC। इसीलिए हम कहते हैं हम जितना बेस करंट सप्लाई करते हैं उतना कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। इसलिए ये रिलेशन होल्ड करती है IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो बेस का काम क्या होता है, चार्जेस सप्लाई करना, और कलेक्टर का काम क्या होता है कि जो मेहमान चार्जेस यहाँ आपने टेम्पररी डाले थे वो कलेक्ट कर ले। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं N नेगेटिव रीजन में, होल नहीं आते, इसलिए कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होती। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन अच्छे तरीके से कब होती है, जब बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और होल्स यहाँ से इधर आए। इलेक्ट्रॉन्स N नेगेटिव रीजन में आने से कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी N नेगेटिव रीजन में थे ही, तो और आ गए तो उससे उसकी जो मॉड्यूलेशन वाला हिस्सा ना, मटेरियल की रेजिस्टेंस कम होना, वो नहीं होती। तो इसलिए
हम ये कहते हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उस वक्त जो होल्स आएंगे पी से एन नेगेटिव रीजन में, दैट विल मेक योर ट्रांजिस्टर एन नेगेटिव रीजन अ गुड कंडक्टर, और उससे आपका ट्रांजिस्टर अच्छे से ऑन होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑन हो जाएगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, यहाँ तक बातें समझ आ गई, मैंने भी एक्सप्लेन की हैं। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करेंगे तो बेस कलेक्टर जंक्शन भी इवेंचुअली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हो जाएगी। जी, यहाँ तक बता दें। पूछ रहा हूँ आपसे, कोई स्टूडेंट बता दे, कोई सवाल हो तो करें ताकि मैं आगे चलूँ। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये सर आवाज आ रही है और समझ आ गई इस पॉइंट की। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबाहत गुल और सैयद, क्या नाम है इस बच्चे का, इर्तजा हुसैन, ये दो बच्चे प्रेजेंट हैं बस क्लास में जो बार बार मुझे जवाब दे रहे हैं, या और भी है, और भी मौजूद है? सर और भी। सर सब जाग रहे हैं, बस आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। तो आपको आवाज़ कट कट के आ रही है, बाकियों का क्या सिचुएशन है? जमाल इस्माइल अल अलका अलकादी, ये मेरा ख्याल है फॉरेनर स्टूडेंट है, और हसनैन रियाज, अहमद मुख्तार, दाऊद खान, आप लोगों को आवाज़ कट कट के आ रही है? सही आ रही है। मुइज़ भी बैठा हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं मौजूद है, इधर ही हो मुइज़? जी सर, जी सर। हाँ इधर। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। चले ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रही है और आप सच बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर के बाकायदा टर्न ऑन प्रोफाइल की तरफ। जैसे हमने डायोड का देखा था ना, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस जगह पर हमने डायोड्स का देखा था कि कैसे डायोड का कैसे ऑन होता है और फिर उसमें चार्ज कैसे रिकवर किया जाता है और क्या उसका करंट और वोल्टेज की प्रोफाइल होती है। थोड़ी देर बाद ऑन होता है, और जब हम सिग्नल रिमूव करते हैं ऑफ यहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन ऑफ एक्चुअली वो यहाँ हो रहा है। हम इधर से उसको ऑफ करना चाह रहे होते हैं, होता वो यहाँ पे जाके ऑफ है। तो ये चीज़ें हम अब बीजेटी की देखेंगे। ये एक बीजेटी की प्रोफाइल है, ठीक है जी, उसको ऑन ऑफ करने वाली। ये वो सोर्स है, सिग्नल सोर्स या पावर सोर्स, जिसने बीजेटी को ऑन या ऑफ करना है, जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। ये इसकी वोल्टेज के बारे में बात हुई है, जिसको उसने वी एस कहा है। ठीक है जी, ये आपका वी एस है। इसकी वोल्टेज कभी नेगेटिव होती है तो कभी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होगी तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होने की कोशिश करेगा, और जब माइनस में होगी तो बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो हमने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर को जब हम ऑफ हालत से ऑन में लेके जाते हैं तो कितनी देर में वो ऑन होता है और कैसे ऑन होता है। तो वो ये VS1 इज द वोल्टेज सोर्स, VBE is the actual voltage which is appearing across the base emitter junction. What is happening to the base current when we switch the signal source from 0 to minus, not 0, from negative value to a positive value, how the base current behaves and how base emitter voltage behaves, और उसके मुताबिक कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, जैसे ट्रांसफर ऑन होगा तो वोल्टेज गिरेगी ना नीचे को, तो वो नीचे को कैसे गिरती है और उसका करंट कैसे राइज होता है। क्योंकि ये वाली जो स्टेट है ना, ये ट्रांजिस्टर की ऑन होने वाली स्टेट है, इसमें ट्रांजिस्टर ऑन है। इस जगह पर ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, इस जगह पर ट्रांजिस्टर ऑन हो ऑफ हो रहा है, और इसमें ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है। ये ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा, ऑन हो चुका। ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए सर्किट ऑथर ने बनाया हुआ है। इस सर्किट को हम यहाँ ऑनलाइन मोड का फ़ायदा उठाते हुए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाएगा और इसको हम नीचे इसके सामने पेस्ट कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये कैसे क्या हो रहा है। कर देते हैं इसको। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं दोनों चीजें, सर्किट भी और यस भी। सर। अच्छा, अब क्या कहता है कि ऑथर ये कहता है कि भाई दिस इज योर वी एस सिग्नल सोर्स, और इसकी दो स्टेट्स हैं,
ये पहले नेगेटिव में होती है, उसको VS1 कहता है। इसकी वोल्टेज जब माइनस में होगी उसका नाम है -VS1, और जब इसकी वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो उस स्टेट को, उस वक्त की वोल्टेज को कहता है VS2। फॉर एग्जांपल ये माइनस 0.7 वोल्ट्स है और ये +0.7 वोल्ट्स है। ठीक है, कोई भी हो सकती है वोल्टेज, तो हमने उस पर नहीं जाना कि कितनी वोल्टेज है। हम ये बस चाहते हैं कि जब ये वाली वोल्टेज आएगी तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, विच विल रिवर्स बायस द बेस एमिटर जंक्शन एंड टर्न ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज का देना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखें कि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज का देना ज़रूरी नहीं है ट्रांजिस्टर को। यहाँ 0 वोल्ट्स भी होते हैं ना, इधर इस तरह से वेव फॉर्म होती, तब भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस जगह पर ट्रांजिस्टर आपका ऑफ ही होता। लेकिन नेगेटिव वोल्टेज देने से ज़रा अच्छे तरीके से ऑफ हो जाता है, बतरीके औला जिसे कहते हैं ना, ऑफ होता है। उसकी वजह बताऊंगा कि नेगेटिव देने से हम बेसिकली ट्रांजिस्टर को ज़बरदस्ती तेज़ी से ऑफ करवा रहे होते हैं, रिवर्स करंट सप्लाई करके। ये उसका मकसद है नेगेटिव करंट का। लेकिन अभी नेगेटिव वोल्टेज का, इस सोर्स की वोल्टेज कभी ये होती है माइनस ऊपर और प्लस नीचे, वो उस वक्त होती है जब ये वाली स्टेट्स आती हैं या ये वाली स्टेट्स होती हैं। इस वक्त आपकी जो वोल्टेज है सोर्स की, वो माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है। लेकिन जब आपकी वोल्टेज ऊपर प्लस को होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो यही पोलैरिटी चलती है जो यहाँ पर बनी हुई है। तो अभी फिलहाल इसकी नेगेटिव होना समझ नहीं आएगा, जब हम ऑन से दोबारा ऑफ में जाएंगे ना, उस वक्त का नेगेटिव होना आपको समझ आएगा कि हम एक्टिव रिमूवल कर रहे हैं चार्जेस की, ताकि ट्रांजिस्टर में से बेस करंट खींच के बाहर निकालें। जो स्टोर्ड चार्ज था बेस रीजन में, हमने चार्ज स्टोर करवा दिया था, उसको खींच के बाहर निकालें ताकि ट्रांजिस्टर जल्दी से ऑफ हो जाए। ये नेगेटिव की ये हिकमत है, ठीक है। वरना 0 पे भी हो जाएगा ट्रांजिस्टर ऑफ, बट इट विल टेक टाइम। Assuming the fact that transistor was off from a very long time, which means कि -VS इसको मिला हुआ था शुरू में जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया। तो एनालिसिस किस हालत में स्टार्ट किया कि यहाँ नेगेटिव था और यहाँ प्लस था। इस कंडीशन में हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और ये बेस करंट नहीं था उस वक्त, और करंट की डायरेक्शन यूँ थी। ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन वाज रिवर्स बायस, सो ट्रांजिस्टर वाज इफेक्टिवली ऑफ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ट्रांजिस्टर में ये वाली वोल्टेज होगी और उस वोल्टेज को हम नाम दे देते हैं VS1 -VS1, तो मुझे बताएं यहाँ वोल्टेज क्या होगी, VBE की वोल्टेज क्या होगी उस वक्त? सर इसके इक्वल ही होगी -VS1 के। -VBE हो जाएगा। जैसे रिवर्स बाइस हो जाएगा ना। हाँ, तो RB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा उस वक्त कोई? सर नहीं आएगा क्योंकि नो करंट सर। फ्लो करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें करंट, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट असल में यूं फ्लो होना चाहता है, लेकिन बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस किया हुआ है आपने। जब रिवर्स बायस है तो फ्यू नैनो एम्पियर्स फ्लो होगा, विच मींस देयर इज ऑलमोस्ट नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरबी। तो सारी की सारी वोल्टेज VBE के क्रॉस आ जाएगी। तो VBE विल बी इक्वल टू -VS1, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया शुरू में। तो हम ये कह देंगे कि इसीलिए जब हमारी सोर्स -VS1 में है तो अब VBE के ग्राफ देखें। दिस इज द ग्राफ ऑफ VBE, वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर, वो भी -VS1 के बराबर होगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपकी ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज, ये दोनों क्या है जी, सेम है। यानी जो वोल्टेज इधर आ रही है वही वोल्टेज इधर अपीयर हो रही है। RB का इन्फ्लुएंस नहीं है, बिकॉज करंट बहुत ही थोड़ा ना होने के बराबर है। तो जो VS1 है वो वही -VS1 VBE के क्रॉस अपीयर हो रही है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं IB की क्या सिचुएशन है। जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया, IB इस वक्त 0 होगा, ना नेगेटिव में होगा ना पॉजिटिव में। असल में अगर इसको बहुत जूम करके कहीं देखा जाए ना, तो IB माइन्यूट सा इधर नीचे को होगा और इसकी वैल्यू होगी -, फ्यू नैनो एम्पियर्स। ठीक है, बहुत ही कोई रियलिटी में जाए तो हल्का सा नेगेटिव होगा जरूर, 0 नहीं होगा, लेकिन उसका नेगेटिव होना हमारे किसी तरह से हमारे सर्किट के एनालिसिस को, हमारी परफॉर्मेंस को, ये हमारे उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए उस हम नैनो एम्पियर्स को इग्नोर करेंगे। हम कहेंगे करंट, बेस करंट जो है ना, वो 0 होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ बेस करंट IB। ठीक हो गया। सोर्स वोल्टेज नेगेटिव थी,
बेस एमिटर जंक्शन नेगेटिव था, उसके क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ गई, बेस करंट भी नेगेटिव था, बेस टू एमिटर वोल्टेज भी नेगेटिव। अब बताएं कि VCE क्या होगी इस वक्त व्हेन और बेस करंट, हाँ जी, किसके इक्वल होगी यहाँ पे? इक्वल मुझे बताएं एग्जैक्टली किस चीज के इक्वल? ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो सोर्स की इक्वल होगी VCC। तो इसकी वोल्टेज होगी VCE इज इक्वल टू VCC। तो ये आप देखें VCE किस चीज के इक्वल है? VCC का। अभी हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन 1 को डिस्कस कर रहे हैं, 2 की तरफ अभी हम नहीं आए ना, 3 की तरफ आए। सिर्फ आपकी तवज्जो इस रीजन में होनी चाहिए बस, ठीक है? इस रीजन 1 को हम देख रहे हैं फिलहाल। तो ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है जी? VCE जो है स्विचिंग वोल्टेज, वो है VCC के बराबर। और कलेक्टर करंट क्या होना चाहिए इस वक्त? 0। आप देखेंगे कलेक्टर करंट जो है वो 0 है। बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट 0 है, सीधी बात। बेस करंट भी कोई नहीं है, इसीलिए कलेक्टर करंट भी कोई नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर ऑन ही नहीं है। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। रीजन 1 हम लोगों ने देख लिया और उसकी ऑपरेशन समझ ली कि वो कैसे चल रहा है। अब वो ऑथर कहता है नाउ वी हैव फ्लिप्ड आवर सिग्नल सोर्स फ्रॉम बीइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमने देखना है, अब ये पोलैरिटी इसकी ये वाली आ गई जो इधर बनी हुई है ना, अब ये वाली पोलैरिटी। नाउ वी विल हैव IB। अच्छा एक बात, अब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहेगा ना, क्योंकि देयर इज अ हिडन डायोड इस तरह से। ये आपका बेसिकली डायोड है, ये बेस रीजन है एंड दिस इज द एमिटर रीजन। तो हमने इस डायोड को क्या करना है? वी वांट टू मेक दिस डायोड फॉरवर्ड बायस so that there should be some base current flowing and and the transistor should turn on। ये बेसिकली बेस एमिटर में यही डायोड तो लगा हुआ है। अब ये जो डायोड है, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस, अच्छा जब पहले रिवर्स, पहले तो रिवर्स बायस था ना, जब हमने कंडीशन 1 या टाइम में जो टाइम रीजन 1 पढ़ा है उसमें बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस था। तो मैंने आपको बताया, पीछे पहले बताया था कि रिवर्स बायस डायोड एक्ट्स लाइक अ कैपेसिटर, ऐसे है ना। तो इसकी जो डायोड था ना, जो पहले जब रिवर्स बायस हुआ था, इट वाज एक्टिंग एज अ कैपेसिटर, जिसकी ये दो प्लेट्स थी और इधर नेगेटिव वोल्टेज आई हुई थी, इधर पॉजिटिव वोल्टेज आई हुई थी। क्यों? क्योंकि नीचे प्लस था और ऊपर पहले माइनस था, तो इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक हो गया ना? ये बात समझ आ रही है ना आपको कि कैपेसिटर बना हुआ था, रिवर्स बायस में था और ओपन सर्किट था, सारी की सारी वोल्टेज माइनस VS1 VBE के क्रॉस आ रही थी, यानी इस कैपेसिटर के क्रॉस आ रही थी। ये बात आपको समझ आ गई है ना? ये रिवर्स यस बायस की बात कर यस रहा सर। हूँ। ठीक है, जब हमारी सोर्स फ्लिप होती है और ये वापस प्लस ऊपर आता है और माइनस नीचे आता है, तो उस वक्त हमारा ये कैपेसिटर जो है ना, ये खत्म हो जाता है। और ये सॉरी, ये कैपेसिटर फौरन से खत्म नहीं होता, सॉरी। ये कैपेसिटर जो पहले चार्ज हुआ था इस पोलैरिटी में, नाउ वी हैव सप्लाइड अपोजिट पोलैरिटी। देखें ये प्लस है और कैपेसिटर की यहाँ माइनस चार्ज आया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि पहले इस कैपेसिटर को, जो उल्टे में चार्ज हुआ हुआ है, इसको करंट सप्लाई करके पहले इसकी वोल्टेज को 0 लेके आना है। तो इसमें थोड़ा एनर्जी लगेगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को 0 नहीं करेगा। सो इट विल टेक सम टाइम एंड वी विल हैव टू फीड सम करंट टू डिस्चार्ज दैट नेगेटिवली चार्ज कैपेसिटर। जो उल्टा चार्ज हुआ नेगेटिवली चार्ज कैपेसिटर था, उसको हमें पहले पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर बनाना है, या 0 तो कम से कम लेके जाए। तो इसलिए जब हमारी सिग्नल सोर्स माइनस से फौरन प्लस को शिफ्ट होती है, ऊपर को जाती है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस टाइम इंटरवल 2। अब आपका फोकस टाइम इंटरवल 2 पे होना चाहिए। तो क्या होता है कि आपका बेस करंट अब फ्लो करता है, बट फर्स्ट व्हाट दैट बेस करंट विल डू, इट विल डिस्चार्ज द नेगेटिवली चार्ज कैपेसिटर। तो वो जब डिस्चार्ज करेगा तो उसके लिए जो प्रोफाइल बनेगी वोल्टेज की, वो ये बनेगी। ये किस चीज की वोल्टेज है? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट वाज नेगेटिवली चार्ज। एकदम से वोल्टेज नहीं बढ़ी, आप देख रहे हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर ने एकदम अपनी वोल्टेज बढ़ा के तो 0.7 तक नहीं लेके गया, क्योंकि इनपुट सिग्नल तो हमने बढ़ा दी फौरन से, आउटपुट सिग्नल फौरन से जो VBE अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो कि कैपेसिटर बनी हुई थी पहले, रिवर्स में चार्ज हुआ था, उसको हमने जब 0 करना चाहा तो उसकी वोल्टेज VBE की एकदम राइज नहीं हुई, बट इट टुक सम टाइम। तो वो
इतनी देर में वो कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ माइनस VS1 तक था कैपेसिटर की वोल्टेज, और यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो इक्वल टू 0 हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डायोड का जो छुपा हुआ कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज होके 0 हो गया, अब कैपेसिटिव इफेक्ट खत्म हो गया। और ये जो करंट का आप देख रहे हैं, एकदम करंट राइज हुआ, फौरन से राइज हुआ और फिर ये इस तरह से फॉल हुआ। ये फॉल क्यों हुआ, इसके कर्व प्रोफाइल क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटर को शुरू में चार्जिंग करंट ज़्यादा था, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया बेस करंट गिरता गया और यहाँ पर आ गया। और बेस करंट गिर के बिल्कुल ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम तो कहते हैं जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, जो भी होता है, तो एक टाइम गुजर जाता है तो कैपेसिटर मजीद करंट नहीं लेता। तो ये जो करंट, बाकी ये करंट है ना, ये तो फॉरवर्ड बायस होने का करंट है, क्योंकि ये नॉर्मल कैपेसिटर थोड़ी, ये तो डायोड का कैपेसिटर है जो रिवर्स बायस होने की वजह से बना हुआ था। वो कैपेसिटेंस हमने जैसे ही डिस्चार्ज किया और डायोड की वोल्टेज 0 से, क्योंकि आप कैपेसिटर की वोल्टेज 0 होगी तो डायोड की वोल्टेज बेसिकली 0 है, क्योंकि वो कैपेसिटर बन ही डायोड के अक्रॉस रहा था। तो जो वोल्टेज कैपेसिटर की होगी बेसिकली वही वोल्टेज डायोड की होगी, क्योंकि जब हमने डायोड को रिवर्स बायस किया हुआ था तो VBE की वोल्टेज माइनस VS1 आ रही थी उस वक्त, तो वो किसकी वोल्टेज थी, डायोड की वोल्टेज थी ना, और वही वोल्टेज आपके कैपेसिटर की रिवर्स में चार्जिंग में आई हुई थी। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि जो कैपेसिटर की वोल्टेज है बेसिकली वो डायोड की ही वोल्टेज है। तो जब यहाँ पर कैपेसिटर की वोल्टेज थी माइनस VS1 और यहाँ कैपेसिटर की वोल्टेज है 0, तो बेसिकली यहाँ डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज है माइनस VS1 और यहाँ डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज है 0 वोल्ट्स। ठीक है जी, ये बात होगी। और जब डायोड में वोल्टेज 0 से ऊपर गई और 0.7 तक आई तो डायोड पूरा का पूरा फॉरवर्ड बायस हो गया, यहाँ पर 0.7 वोल्ट आ गया। अब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, अब करंट क्यों फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो कितना करंट फ्लो करेगा, VBE की वैल्यू हम कहते हैं 0.7 है, और ये इसको हम कहते हैं VS, इसकी वोल्टेज अब क्या हो चुकी है, इसकी वोल्टेज हो चुकी है VS2। नाउ दिस सिग्नल सोर्स इज हैविंग अ वोल्टेज इक्वल टू VS2, कितनी है हमारा उससे कंसर्न नहीं है, VS2 के बराबर है, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो जब VS2 के बराबर है तो मुझे आप बताएं IB क्या होगा उस वक्त, मैथमेटिकली क्या होगा, IB इज इक्वल टू क्या होगा सर VS2 माइनस 0.7 ओवर RB। 0.7 ओवर R, बिल्कुल सही। तो ये आपका बेस करंट की इस वक्त वैल्यू है। ठीक है जी, बेस करंट अब यानी फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये इसकी वैल्यू है, जो IB1 आ रहा है ना इस वक्त नजर आ रहा है, तो वो ये है, इसका हाइट बेसिकली ये इसके इक्वल है, VS2 माइनस 0.7 ओवर RB। और अगर मैंने IB1 को बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RB तो फिक्स है, ये भी 0.7 फिक्स ही होगी ऑलमोस्ट, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, मुझे VS2 को बढ़ानी, इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने बेस करंट बढ़ाना है तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, यानी VS2 को इंक्रीज करूंगा, तभी IB1 बढ़ेगा। इसकी बाद में बात आएगी, इसलिए मैंने बीच में तस्करा कर दिया ताकि आपको पता हो कि IB बढ़ाने का तरीका क्या है, कि हम VS2 की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। बहरहाल जी, आपको ये बात समझ आ गई कि पहले कैपेसिटर यहाँ पर माइनस VS पे चार्ज था, कैपेसिटर 0 वोल्ट पे चार्ज हुआ, और उसके बाद जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हुई तो यहाँ पर डायोड आपका टर्न ऑन हो गया। और ये जो बेस करंट है वो इधर ऊपर हाइट पे क्यों गया, एकदम यहाँ पर क्यों नहीं आया, ये इधर इस तरह फ्लैट क्यों नहीं हुआ, उसकी ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ना, ये हमने एक्स्ट्रा यूं समझे करंट सप्लाई किया है टू डिस्चार्ज द नेगेटिवली चार्ज्ड कैपेसिटर। ये जो चोंच बनी हुई है ना ऊपर ये वाली, ये कैपेसिटर की असर की वजह से है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमने ये देखना है कि क्या ट्रांजिस्टर ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ये तो था ना कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस VBE क्या हुई, वो 0 से 0 तक है, अभी आप इधर तक रहे, इस रीजन को अभी ना जाए, अभी हमारा काम इधर तक है। यहाँ तक हम कहते हैं VBE 0 थी, यहाँ माइनस में थी, तो क्या इधर तक हमारा ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ या अभी तक रिवर्स बायस ही है इस रीजन तक, जी बताएं, जल्दी से बताएं, नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी बताइएगा। ये वो वोल्टेज है जो फॉरवर्ड बेस एमिटर के क्रॉस है जी।
ये बेस एमिटर की सर वोल्टेज है इस वक्त। सर अभी जी फॉरवर्ड जी अभी नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि बेस एमिटर वोल्टेज मैक्सिमम इस रीजन में कहाँ तक गई है, 0 वोल्ट तक गई 0 है। तक। हाँ, यहाँ से -VS1 से ट्रेवल हुई, ग्रेजुअली ट्रेवल करते करते रीजन, ये रीजन 2 है ना, ये रीजन 1 था, तो रीजन 2 में वो सिर्फ -VS1 तक 0 तक गई है, -VS1 से लेकर 0 तक। तो बेस एमिटर जंक्शन में 0 वोल्ट होने का मतलब ये तो नहीं है कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, अभी भी फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ। तो जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं होगा ऑन। नहीं होगा ट्रांजिस्टर, हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ। बेस करंट हालांकि बन गया है, हम अगर खाली बेस करंट की बुनियाद पर फैसला कर रहे होते तो हम कहते हैं हाँ जी बेस करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका होगा। लेकिन ये बेस करंट बेचारा कहाँ खप रहा है, ये वो उस कैपेसिटर को चार्ज करने में लग रहा है, या दूसरे मानों में डिस्चार्ज करने में लग रहा है जो नेगेटिवली चार्ज था। ये बेस करंट उधर इस्तेमाल हो गया। असल बेस करंट जो ऑन होने के लिए इस्तेमाल होता है वो इससे फॉरवर्ड है, टाइम 2 एंड अबव, आगे वाला जो टाइम है वो ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। इतनी जो हमारी जो बेस करंट की जो ये वैल्यू है वो सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करने में या डिस्चार्ज करने में, -VS2 से -VS1 से 0 वोल्ट तक चार्ज करने में। मैं इसको चार्ज इसलिए कहता हूँ कि ये नेगेटिव से 0 तक चार्जिंग का अमल है ना, 0 से ऊपर मजीद चार्ज होगा, तो एक्चुअली है ये डिस्चार्जिंग, क्योंकि -VS1 इज अ पोटेंशियल जो कि डिस्चार्ज होकर 0 पे आ रहा है। तो यहाँ पर हायर चार्ज है, यहाँ पर लोअर चार्ज है, तो डिस्चार्ज हो रहा है बेसिकली कैपेसिटर। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें ये एनर्जी या करंट सप्लाई करना पड़ रहा है। तो इस पे मुगालते पे ना रहें कि भाई बेस करंट तो है तो ट्रांजिस्टर क्यों ऑन नहीं है। असल वजह यह है कि ट्रांजिस्टर की बेस एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर 0 वोल्ट है अभी तक, तो इस पूरे रास्ते में 0 वोल्ट है। तो जब ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज होगी, ऐसे ही है ना। ट्रांजिस्टर ऑन होने की अलामत क्या है कि उसकी वोल्टेज गिर जाए। मैंने आपको शुरू में बताया था, याद होगा, कि कैपेसिटर के ऑन होने की अलामात में से है कि उसकी जो अक्रॉस वोल्टेज है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान, वो वोल्टेज क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, 0 वोल्ट हो जाए, इसीलिए हम कहेंगे ट्रांजिस्टर इज ऑन। तो अभी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तो पूरी की पूरी वोल्टेज कहाँ अपीयर हो जाएगी, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तो VCE क्या होगी, तो बताएं VCC जब। हो जाएगी। VCC ही होगी, क्योंकि अभी बेस एमिटर जंक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, बल्कि अभी इसकी वोल्टेज 0 वोल्ट तक अभी आई है बस। तो जब 0 वोल्ट पे है तो हमारा ट्रांजिस्टर अभी ऑन नहीं हुआ, इसी वजह से VCE इज स्टिल इक्वल टू VCC। पहले तो समझ आती थी ना कि VCC है क्योंकि ऑफ है, अभी हम बेस करंट सप्लाई भी कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं है ट्रांजिस्टर ऑन। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्स्ट्रा टाइम उसके कैपेसिटर को चार्ज करने में लग गया, और इसीलिए कलेक्टर का करंट भी, यानी ट्रांजिस्टर करंट पहले भी 0 था और अब भी 0 है क्योंकि ट्रांजिस्टर अभी ऑन नहीं हुआ। ठीक है जी, रीजन 2 एंड अबव जो है ना वो हम नमाज के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन को इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ तक हम रीजन 2 तक पहुँच चुके थे और इसके बाद वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग चलती रहने दूँ या बंद कर दूँ और फिर दोबारा लगा दूँ? फिर सर स्टॉप स्टॉप कर दे फिर दोबारा लगा दीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है जी।